आगे बात करने वाले हैं सर की पसंद और नापसंद की। मुंबई में भी रहे हैं, तो क्या आपने कभी किसी बॉलीवुड के लोगों से मुलाकात की है? जब मैं 10 वर्ष का था, बॉलीवुड से उस समय जुड़े हुए कवि गोपाल दास नीरज जी से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने मेरा नाम जोकर फिल्म के गीतों का सृजन किया। नमस्कार, मैं अनुराधा कुमारी एमयू जर्नलिज्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आलोक मिश्रा सर। स्वागत है सर आपका एमयू जर्नलिज्म पे। थैंक यू सो मच अनुराधा एंड आर्यन and also to the team of मेवाड़ यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए। सर, एमयू जर्नलिज्म पे ये आपका पहला पॉडकास्ट है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एमयू जर्नलिज्म और जर्नलिज्म डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली अपना हाईटेक स्टूडियो बनाया और आप सब लोग आए हैं और इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी टू रिप्रेजेंट मेवाड़ यूनिवर्सिटी। काफ़ी कुछ जानना है सर हमें आपसे, और मैं और मेरी टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए। सर, हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके बचपन से। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी मदर आगरा को बिलोंग करती थी और फादर लखनऊ को। तो जब मेरा जन्म हुआ उस समय मेरे फादर, जो बहराइच एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे वो तैनात थे, एक प्रिंसिपल थे वो एक कॉलेज के, और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। तो वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था और प्राथमिक शिक्षा वहाँ भी हुई और कुछ और शहरों में भी हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो पसंद आई जगह वो हल्द्वानी थी। ये उत्तराखंड में इस समय है। वहाँ मॉडर्न स्कूल से मैंने क्लास 2 और क्लास 3 पास किया। क्लास 1 में सरस्वती शिशु मंदिर में वहाँ मैं पढ़ा करता था, और उसके पहले मुझे सौभाग्य मिला एक मकतब में भी पढ़ने का, एक मदरसे में। तो मुझे याद है अपने हेडमास्टर साहब की, जिन्होंने मेरा प्रोनंसिएशन करेक्ट किया। बार बार उन्होंने प्रैक्टिस कराई और कुछ उर्दू का आइडिया भी उस समय उन्होंने दिया। और फिर उसके बाद ग्रामीण अंचल मुझे बहुत पसंद आया। जब रूरल एरिया में मेरे फादर को भेजा गया तो वहाँ पे प्राथमिक पाठशाला थी, उसमें मैं पढ़ा। काफ़ी समृद्ध मैंने अपने आप को महसूस किया और पहली बार मुझे ग्रामीण अंचल के दर्शन हुए, और फिर मिट्टी से जुड़ने वाली जो बात थी वो मिली। उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न ज़िलों में मेरे फादर जाया करते थे। बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और स्ट्रिक्ट इंसान थे, तो बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र्स उनके होते थे और हमको बहुत इससे एक्सपोजर मिला पूरे उत्तर प्रदेश का और बहुत से लोगों से मिलने का। मॉडर्न स्कूल का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी को मैंने देखा उस समय, इंदिरा गांधी जी को। वो नैनीताल जा रही थी, वो स्मृति मुझे बिल्कुल याद है। हम सब बच्चे रोड के किनारे खड़े थे, फ्लैग लिए हुए, ट्राई कलर अपने हाथों में, और प्रधानमंत्री जी एक ब्लू जीप थी, उसका रॉड पकड़े हुए खड़ी थी और जा रही थी, बच्चों की तरफ वेव कर रही थी, और डिप्टी एसपी हल्द्वानी उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे। उस ज़माने में इतनी सिक्योरिटी नहीं हुआ करती थी। ये बात है 1968-69 की, और वो बड़ी स्पष्ट स्मृतियां हैं मेरे मन मस्तिष्क पे। जी, जैसा कि सर आपने अपने पिताजी का जिक्र किया, अपनी माताजी का जिक्र किया, सर हम जानना चाहेंगे आप बचपन में किसके सबसे ज़्यादा करीब थे, अपनी मम्मी के या फिर पापा के? मैं, ऐसा लगता है कि अपने फादर के ज़्यादा करीब था, क्योंकि मेरी मदर ये शिकायत किया करती थी कि ये बच्चा जो है अपने फादर को ज़्यादा पसंद करता है, मुझसे अटैचमेंट नहीं फील करता। तो फिर कुछ शायद ईश्वर को ऐसा ही मंजूर था, तो काफ़ी यंग एज में उनका स्वर्गवास हुआ।
उनको लिवर में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। उस ज़माने में हमारे देश में मेडिकल सेवाएं भी उतनी विकसित नहीं थीं। तो उस समय मेरी आयु 3.5 वर्ष की थी। तो ऐसा था, तो फादर ने रोल प्ले किया, मदर का भी और फादर का भी, और उन्होंने हम भाई बहनों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, हम लोगों की केयर की, हम लोगों को बड़ी अच्छी उन्होंने गाइडेंस और टीचिंग दी। और बहुत यंग थे उस समय, उनकी एज मुझे लगता है ऐसा कि 40 के आसपास रही होगी। तो मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर दोनों ने ही उनसे बात कही कि वो पुनर्विवाह कर लें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया जीवन पर्यंत। तो ये उनका बहुत बड़ा त्याग था, जिसकी वजह से उनको कालांतर में बड़ा सम्मान भी मिला परिवार की बहुओं के द्वारा और हम सभी के द्वारा। तो ये एक अनुभव था। तो कुदरतन भी ऐसा था कि अटैचमेंट फादर से ज़्यादा था, शायद ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था की थी, और ऐसा था। सर, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपके व्यक्तित्व में आपके परिवार का क्या योगदान था? मुझे ऐसा लगता है कि परिवार में मेरे फादर का एक अनोखा योगदान था मेरे निर्माण में, मुझे गाइड करने में। और उसके अलावा सभी ने अपना अपना जो भी योगदान था वो किया। और लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान मुझे लगता है अपने लाइफ में, वो मेरे टीचर्स का था। तो बचपन से ही टीचर्स मुझे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मैं बहुत ओबीडिएंट था और पढ़ने में बहुत दिलचस्पी थी मेरी क्लास 1 से ही। तो टीचर्स मुझे बहुत अच्छा मानते थे और क्लास में रैंक वगैरह आती थी, और पढ़ाई पे फोकस बहुत बड़ा था। खेलों में भी मैं काफ़ी रहा, और टीचर्स के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ और ऋणी रहूँगा। उसमें ख़ास तौर से जो अध्यापक मुझे याद आते हैं अपने स्कूल डेज़ के, उसमें दिनेश चंद्र शर्मा जी थे, हमारे मैथ्स के टीचर थे। फादर के लगातार हो रहे ट्रांसफ़र्स की वजह से मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस छूट गई थी, तो वहाँ पे बाकी सब्जेक्ट्स तो कवर हो जाते थे। तो शर्मा साहब ने हमको पूरा कोर्स फिर से 6th 7th 8th का कराया, और इतना मजबूत किया कि फिर 10th में मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन आया, और वो प्रॉब्लम जड़ से ही उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर बीएससी तक मेरे पास मैथमेटिक्स रहा। पीसीएम ग्रुप से मैंने बीएससी किया था। हालांकि 12th में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट से 6 सब्जेक्ट से मैंने 12th परीक्षा पास की थी, और उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स कॉम्बिनेशन के साथ में ग्रेजुएशन में गया था। दिनेश चंद्र शर्मा जी थे, श्री रविंद्र चंद पंत थे, फिज़िक्स के हमारे लेक्चरर थे 11th 12th में, और चंद्रमोहन शर्मा जी केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो टीचर्स का बहुत योगदान मेरी लाइफ में रहा है, परिवार से भी ज़्यादा। और कभी कभी जब मैं कंपेयर करता हूँ तो अपने फादर से भी ज़्यादा मैं योगदान टीचर्स का मुझे नज़र आता है, जिन्होंने ओन किया मुझे और मुझे आगे बढ़ा दिया। तो इस तरह का मुझे मूल्यांकन करने पर, विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है। जी सर, हम जानना चाहेंगे आपके परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी बड़ी बहन है, वो लखनऊ में रहती हैं, और एक यूनिवर्सिटी में मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जिया जी प्रोफेसर थे, और दीदी भी वहाँ पे स्कूल एजुकेशन में रही हैं। और बड़ी बहन शब्द का एक मीनिंग होता है, और उस मीनिंग का मैंने बड़ा सम्मान किया है जीवन में। तो उनकी गाइडेंस मुझे बहुत मिली, और सुख में, दुख में, उन्नति में, अवनति में, जीवन के हर मोड़ पर वो एक गार्जियन की तरह, एक माँ की तरह मौजूद रहीं। और मेरे बड़े भाई हैं, वो मेडिकल एजुकेशन में गए थे, तो
उन्होंने वो बाई प्रोफेशन वो मेडिकल डॉक्टर हैं और सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा से उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। MBBS किया, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूलेन पढ़ने के लिए गए वो, वहाँ से हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशलाइज किया उन्होंने और इफ़को से वो जुड़े रहे और इफ़को में जॉइंट जनरल मैनेजर हेल्थ सर्विसेज के रूप में रिटायर हुए और वो भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उनकी मुझे गाइडेंस बहुत मिली। स्ट्रिक्ट थे ज़रा मेरे ऊपर, लेकिन मुझे मानते बहुत रहे जीवन भर और वो भी लाइफ में कभी भी मुझे कोई तकलीफ़ हुई तो उन्होंने भी मेरा बड़ा साथ दिया और पैट्रनाइज़ किया, तो मैं उनके लिए भी बहुत ऋणी हूँ। जी सर, हमने काफ़ी बार आपसे सुना है कि आपको आपका नाम नहीं पसंद। सर, अगर आपको मौका मिले, आपको कहा जाए तो आप अपना नाम क्या रखना पसंद करेंगे? हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे कि मेरा नाम सांसारिक कारण तो मुझे ये लगता है कि पहला मानवाधिकार का उल्लंघन तो वहीं हो गया जब मुझसे बगैर पूछे मेरा नाम रख दिया गया। तो ह्यूमन राइट्स का पहला वायलेशन था। ये नाम कक्षा 9 तक चेंज किया जा सकता था। मैंने 1-2 बार रिजेंट भी किया कि ये नाम कुछ मुझे पसंद नहीं आता है, मैं इस नाम से अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, मैं कोई और हूँ, मैं जिस नाम से जाना जाता हूँ वो मैं हूँ नहीं। तो ऐसी फीलिंग मुझे आती थी। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि और क्या नाम हो तो कोई नाम भी समझ में नहीं आता और थोड़ा सा भावनात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ ये था जिस वजह से मैंने ज़्यादा रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि ये नाम मेरी मदर ने रखा था, तो इसलिए फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को। और जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते गए फिर तो उस बात को मैं भूल गया। लेकिन ये मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि सभी बच्चों को उनकी अभिरुचि के अनुसार उनका नाम रखा जाना चाहिए, उनको जो बात पसंद हो उसका भी सम्मान करना चाहिए। जैसे स्काई ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है जी। स्काई जो होता है आकाश, वो आसमान है, उसमें सब कुछ समाहित है और नभ है वो। तो उस कलर की शर्ट पहनने का मेरा बड़ा मन करता था, लेकिन वो नहीं पहनाई जाती थी, देते नहीं थे पहनने को। चॉकलेट कलर बड़ों को बड़ा पसंद था, तो हर बार वो चॉकलेट कलर के ही कपड़े पहनाए जाते थे, मैं उस पर भी रेजिस्ट करता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एज के बाद जब हम लोग क्लास 9th में 8th में आ जाते हैं या आइडेंटिफाई करने लगते हैं अपने को, तो अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट बड़ों को थोड़ा सा फ्रीडम देनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सा कोर्स पढ़ना है, लाइफ में क्या एम्स बनाने हैं, इसमें भी फ्रीडम होनी चाहिए। और बहुत देर से सही, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अब नई शिक्षा नीति बनाई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उसमें जो डुअल डिग्री प्रोग्राम आया है, तो ऐसा लगता है कि एक डिग्री पेरेंट्स की पसंद से हो जाए, एक अपनी पसंद से भी मौका सरकार ने दिया है। तो फ्रीडम अगर हो, और क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अभिरुचि के क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है और अभिरुचि से भावना जुड़ी हुई होती है व्यक्ति की। जैसे मैं हॉकी प्लेयर था, तो मेरे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स टीचर थे पांडे जी, तो उन्होंने 2 ऑप्शंस मुझे दिए कि या तो आप क्रिकेट टीम में आ जाइए या हॉकी में आ जाइए। अब मेरे मन में जो भावना आई, मुझे लगा कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो हॉकी में मुझे जाना चाहिए। इसमें वो समय भी कुछ हॉकी का था और तो मैंने हॉकी प्रेफर किया। उसमें टाइम भी कम लगता है। क्रिकेट के टेस्ट मैच 5-5 दिन तक तब चला करते थे, हॉकी का मैच 70 मिनट में पूरा होता है और प्रैक्टिस का खेल है वो जी। तो उसमें मैंने मेहनत की और काफ़ी दूर तक आगे तक मैं गया। तो अभिरुचि का बहुत बड़ा महत्व है।
बच्चे की अभिरुचि का जितना भी सम्मान हम कर सकें, शिक्षक के रूप में, वीसी के रूप में मैं कोशिश करता हूँ कि हर बच्चा जो है उसकी पर्सनैलिटी इस ढंग से डेवलप हो कि उसमें आत्मविश्वास से वो लबरेज रहे, किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सके और बिल्कुल ना घबराए, बहुत उसमें नमखम हो, उसकी आत्मा बहुत बलवान हो, शरीर बहुत मजबूत हो, ऐसा मेरा विचार है। सर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी का जो विजन है, रीच टू अनरीच, इससे आप कितने प्रभावित हैं? ये बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट कई बार जब मैं बहुत से विश्वविद्यालयों में मुझे पढ़ने का भी सौभाग्य मिला देश के, और अध्यापन कार्य का और सेवा देने का भी सौभाग्य मिला, तो विशेषता इस विश्वविद्यालय की एक अपने आप में ये भी है, बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन एक बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये यूनिवर्सिटी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, एससीज, एसटीज, ट्राइबल्स और माइनॉरिटीज, इनको सर्व करती है। कृषि और अर्थव्यवस्था की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ एक डेफिनेटली समृद्ध जिला है दक्षिणी राजस्थान का, लेकिन शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा समुन्नत नहीं है। तो इसमें, और इसको नेग्लेक्ट किया गया बहुत लंबे समय तक। जी। तो यहाँ पे ना तो कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, ना कोई राज्य विश्वविद्यालय बना, ना कोई एयरपोर्ट बनाया गया, ना ही यहाँ पे ठहरने की अच्छी व्यवस्थाएं जो शहरों में होती हैं, अच्छे होटल्स, मोटल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, और रेलवे स्टेशन को भी ठीक से विकसित नहीं किया गया। ऐसा लगा कि महाराणा को भुला दिया गया राष्ट्र द्वारा, और राष्ट्र द्वारा ना कहूँ सरकार द्वारा, लेकिन ये भुलाया नहीं जा सकता है। चित्तौड़ को भारत के इतिहास से अगर अलग किया जाएगा तो भारत का इतिहास बहुत फीका नजर आएगा, उसमें कुछ बचता नहीं है फिर बोस्ट करने के लिए। तो महाराणा प्रताप की शख्सियत और उनका सम्मान, यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पे भीलवाड़ा हमारा एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, और ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ बहुत है, शिक्षा उतनी विस्तारित नहीं हुई। तो मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी ने जो यूनिवर्सिटी बनाई उसका उद्देश्य डिफरेंट है। एलिट को पढ़ाना इस यूनिवर्सिटी का एम ही नहीं है। एलिट को पढ़ाने के लिए तो बहुत से विश्वविद्यालय भारत में हैं, लेकिन मेवाड़ यूनिवर्सिटी की एक कोशिश है कि हम वहाँ तक शिक्षा को ले जाएं जहाँ पे नहीं पहुँची है, टू रीच द अनरीच्ड। जो अनरीच्ड वर्ग हैं अभी तक, वहाँ तक एजुकेशन पहुँचे, और कम प्राइस में एजुकेशन पहुँचे, अफोर्डेबल एजुकेशन पहुँचे। तो इसीलिए यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ही रीजनेबल फी यूनिवर्सिटी चार्ज करती है, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है इस बात में कि 10,000 रुपये से लेकर के और 40,000 रुपये के बीच में, 35,000, 30,000, 40,000 रुपये में ये फ़ी है बहुत प्रेस्टिजियस प्रोग्राम्स की भी, चाहे वो लॉ हो, जर्नलिज्म हो, एमए हो, बीए प्रोग्राम्स हो, बीटेक हो, एमबीए हो, बीबीए हो। कोई भी यूनिवर्सिटी 1,70,000 रुपये में एमबीए की, जिसमें अप्रेंटिसशिप, जिसमें टीचिंग, जिसमें प्रोजेक्ट्स, जिसमें प्रेजेंटेशंस, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, सब कुछ अफोर्ड करते हुए, और उसमें भी अगर किसी बच्चे को कभी कोई दिक्कत होती है तो ऑनरेबल चेयरमैन सर अपना डिस्क्रिशन यूज करते हैं और उस बच्चे को कई बार बिल्कुल फ्री कर देते हैं, और कई बार अपने विवेकाधिकार से वो स्टूडेंट के वेलफेयर में उसकी फी को रिड्यूस भी कर देते हैं। और इसी तरह का निर्देश उनकी तरफ से मुझे भी है और अन्य सीनियर टीचर्स को भी है कि वो रिलीफ दे सकते हैं और वेव भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय और स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालय होते हुए भी
अगर अफोर्डेबल फी पर एजुकेशन देने में ये यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में कामयाब हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी प्रेरणा वाली बात है। और इसीलिए बच्चे भी दूर दूर से यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, और क्वालिटी में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बहुत ज़्यादा पुलिसिंग और मॉनिटरिंग भी बच्चों की नहीं करते। लेट देम ब्लूम द वे नेचर वांट्स देम टू ब्लूम। और किसी भी किस्म की डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, जेंडर, वो सब नहीं है यहाँ पे। और यही मेवाड़ किंगडम का नाम जो था वो मेवाड़ था, चित्तौड़गढ़ उसकी कैपिटल थी। तो वही यहाँ की कल्चर भी है। इस क्षेत्र में और विशेष रूप से राजस्थान में नारियों का भी बहुत सम्मान है। फर्क ये है बॉम्बे में और राजस्थान में, महाराष्ट्र और राजस्थान में, कि वहाँ पे बॉम्बे विश्वविद्यालय का इम्पैक्ट आया जो देश के शुरू के विश्वविद्यालयों में से एक था। शिवाजी का इम्पैक्ट आया, तो वहाँ नारियों का बहुत सम्मान है। राजस्थान में ये गौरव अर्जित किया यहाँ की नारियों ने, यहाँ की महिलाओं ने, जौहर करके, सती करके, अपने बलिदान दे करके। इसलिए यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ के जो लोग हैं, वो उस बात को आज तक नहीं भूले हैं और कभी भूलेंगे भी नहीं जो त्याग राजस्थान की नारियों ने किया है। और ये विलक्षण यहाँ की संस्कृति है। तो यहाँ पे महिलाओं का, नारियों का भी बहुत सम्मान है जी। और सोसाइटी बहुत अच्छी है। एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ के, वहाँ से भी बहुत बच्चे आते हैं। विविधता भी है। CUET के हम एक एफिलिएट हैं, वहाँ से भी बच्चे उसके माध्यम से भी आते हैं। सभी प्रदेशों के स्टूडेंट्स आते हैं और करीब 20 से ज़्यादा देशों के बच्चे भी आए हुए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी 500 के करीब हैं। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं दूर से आकर के, और सभी प्रांतों के, भारत के नॉर्थ ईस्ट के भी स्टूडेंट्स हैं। और इंसिडेंट फ्री कैंपस है। कैंपस में करीब 2000 विद्यार्थी यहाँ के छात्रावासों में रहते हैं, जिसमें 6 छात्रावास बॉयज़ के हैं और 2 गर्ल्स के हैं। 2 हॉस्टल्स अभी हमने इस एकेडमिक सेशन में इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले जो छात्रावास थे उसमें गर्ल्स के लिए पन्ना हॉस्टल और मीरा हॉस्टल, साथ ही साथ इंटरनेशनल विंग था गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक, और सांगा हॉस्टल, कुंभा हॉस्टल, भामाशाह हॉस्टल, प्रताप हॉस्टल, ये बॉयज़ के थे। अभी इस बार गोरा हॉस्टल और बादल हॉस्टल 2 वैल्यू एडिशंस और किए गए। एक बिल्डिंग बिल्कुल तैयार है, मुझे लगता है कि दीपावली पे हम उसको इनॉग्रेट कर देंगे नवरात्र में। वो बादल हॉस्टल के नाम से जाना जाएगा और उसमें बहुत से स्कॉलरशिप्स भी इस यूनिवर्सिटी में आते हैं ट्राइबल बच्चों के, और जो मेधावी बच्चे हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल जी ने अभी 100 बच्चों के एजुकेशन के लिए फ्री शिप दिया है। 100% स्कॉलरशिप है वो फ़ी का, और फूडिंग, क्लोथिंग और लॉजिंग, उनके सभी एक्सपेंसेस मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन जो है वो बियर करेगी। और कोई भी विद्यार्थी जो 85% से ऊपर, जिसने 12th की परीक्षा में स्कोर किया है, वो एलिजिबल है। उसको एक रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से 100 विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जा रहा है विश्वविद्यालय द्वारा। इसी तरह से हम देश के नवोदय विद्यालयों, मिलिट्री स्कूल्स और अन्य प्रेस्टिजियस स्कूल जहाँ टैलेंटेड बच्चे हैं, और उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स और अरेंज कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं जिससे कि उन टैलेंटेड बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल सके और कैंपस में वो पढ़ सकें। करीब 30 एकड़ का एक कैंपस है जो इको फ्रेंडली कैंपस है। जी सर, जितना हमने आपके बारे में जाना है, पढ़ा है,
उससे हमें पता चलता है कि आप भारत के कई हिस्सों में रहे हैं, मुंबई में भी रहे हैं। तो क्या आपने कभी किसी बॉलीवुड के लोगों से मुलाकात की है? जी, ऐसा हुआ है। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं 10 वर्ष का था तो एक कवि सम्मेलन और मुशायरा हुआ था, जहां मुझे पहली बार बॉलीवुड से उस समय जुड़े हुए कवि गोपाल दास नीरज जी से मिलने का मौका मिला, जिन्होंने मेरा नाम जोकर फिल्म के गीतों का सृजन किया था और उसके बाद भी बहुत अच्छे गीत उन्होंने लिखे। इसी तरह से बॉलीवुड के संतोष आनंद साहब से मेरी मुलाकात हुई और एक प्यार का नगमा है जो गीत उन्होंने लिखा है, वो बहुत अच्छा नंबर है। जी। और कई पोइट्स जैसे बशीर बद्र साहब से मेरी मुलाकात हुई। अक्सर वो कोट किए जाते हैं, उनकी गज़लें हैं। और बड़ा फेमस एक शेर है जो मैं यहाँ मेंशन करूँगा, मुझे पसंद भी है। दुआ और असर पर बहुत से शेर हम लोगों ने सुने और पढ़े हैं। एक जगह बशीर बद्र साहब कहते हैं कि वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफत भी अता करे, तुझे भूलने की दुआ करूं पर मेरी दुआ कबूल न हो। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है बड़ा रेयर है, बहुत ही जदीद शायर कहलाए हैं भारत के। जदीद कहते हैं इनोवेटिव शायरी को, इनोवेटिव शायर हैं, बहुत अच्छे उन्होंने सृजन किए। तो गीतकारों में, संगीतकारों में और म्यूज़िक में भी मेरा इंटरेस्ट रहा। कुछ पब्लिक परफॉर्मेंसेस मैंने दिए सिंगर के रूप में। और जब मैं बॉम्बे में था तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई सारा अली खान से, और बहुत ही काइंड थी। और जिस यूनिवर्सिटी में मैं था, NMIMS डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, उसका जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है वो श्री विले पार्ले के लावनी मंडल है। तो बॉम्बे के बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेजों में एक मीठी बाई कॉलेज है विले पार्ले वेस्ट में, जुहू में, सी कोस्ट के बहुत पास में। तो जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं और जिन्होंने लाइफ में अपने को प्रूव किया, अपने टैलेंट को, और बहुत ही सिंपल हैं, वो वहीं के पढ़े हुए थे। तो अक्सर हम लोग उनको इनवाइट किया करते थे एंड दे वर वेरी काइंड। शेखर सुमन साहब से मुलाकात हुई बॉम्बे में, और बहुत से नाम हैं, और ज़्यादातर ये लोग वहीं पर बसे हुए थे। तो कुछ तो इनमें से वहाँ पे कैफ़े आज़मी पार्क में और किशोर कुमार पार्क जुहू में मॉर्निंग वॉक के लिए जब मैं जाता था सुजाता के साथ, सुजाता मेरी मिसेस का नाम है, तो वहाँ पे मुलाकात होती थी। ऐश्वर्या बच्चन जी से मुलाकात हुई, बात भी हुई, और फिर धीरे धीरे लोग पहचानने लगे थे कि सर जो आते हैं वो नरसिम्हा जी यूनिवर्सिटी में डीन की तरह काम कर रहे हैं। और तो सौभाग्य मिला, और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबी मुझे लगी, वो मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। अपने किसी विद्यार्थी में क्या मुझे गुण खास नज़र आया, किसी कुलीग में क्या ख़ास बात मुझे नज़र आई, एक पर्टिकुलर क्वालिटी उसकी कम से कम मैं जो होती है उसको अपनी डायरी में लिखता हूँ, और उसको, उस क्वालिटी को फिर अपने अंदर विकसित करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह कुछ सेलिब्रिटीज़ और भी हैं जो बॉलीवुड से थोड़ा कम जुड़े हुए हैं लेकिन सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे असलम शेर खान भारत में हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर हुए। उनसे जब भोपाल में मुलाकात हुई, जब बशीर बद्र साहब से भी मिलने में तब गया था, तो असलम शेर खान साहब ने बहुत कुछ, वो मेरे आइकॉन हुआ करते थे हॉकी के, तो उनसे मुलाकात हुई। तो बहुत मुझे इस बात से बहुत सेटिस्फाइड फील करता हूँ मैं कि लाइफ में जो भी मेरे आइकॉन्स थे उनसे मेरी मुलाकात हुई। हिंदू जिमखाना में पहुँचा बॉम्बे में, जहाँ पर अपना पहला इंटरव्यू शाहरुख खान ने दिया था, और ऐसा संकल्प कहा था कि वन डे आई विल बी द किंग ऑफ दिस सिटी।
और फिर उसे प्रूव भी किया। तभी से अमिताभ जी उनको किंग खान कहा करते हैं। सचिन तेंदुलकर से मुलाकात हुई। उस जगह पर मैं गया जहां एकनाथ सोलकर जी का जन्म हुआ था, फेमस क्रिकेटर ऑफ इंडिया। हालांकि अब वो नहीं है, उनसे साक्षात मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन सोलकर क्रिकेट में हमारे आइकॉन हुआ करते थे जब हम छोटे थे। तो ये मौका मिला जीवन में, सौभाग्य था। और ये सभी लोग जितने और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे हेमा मालिनी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी का रामायण बंगलो जो है जुहू में, वहाँ पे सामने से ही आते जाते थे। और अमिताभ बच्चन जी का जलसा NMIMS यूनिवर्सिटी से, और प्रतीक्षा वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे वो जो कल्चर है उसमें काफ़ी, हमारा जो लॉ स्कूल वहाँ है नरसिम्हा यूनिवर्सिटी का, वो वहाँ पे जो सर्कल्स हैं, चौक हैं, वो सब किशोर कुमार लेन पे मैं पहुंचा, वहाँ एमरल्ड होटल में जब ठहरा हुआ था। तो सब उन्हीं लोगों का वहाँ पे यादें हैं, स्मृतियां हैं। वो लोग वहाँ रहे हैं, आज भी हैं उनमें से कुछ लोग। तो बड़ा फक्र महसूस होता है कि जो लोग बॉम्बे आए थे एक एडवेंचरर की तरह, वो कितने कामयाब हुए और किस तरह से उन्होंने अपने टैलेंट को निखारा, और उस शहर ने उनको कितना सम्मान दिया और एक्सेप्ट किया, वहाँ के समाज ने उनके टैलेंट को। ये एक बड़ी बात थी। तो ऐसा सौभाग्य भी मिला है। आपकी बातों से मुझे पता चला कि आपने मुलाकात की है बॉलीवुड के लोगों से, और कहा जाता है कि अगर मुंबई एक्सेप्ट करता है किसी को तभी वो वहाँ पर रह पाता है और वहाँ पे फिल्म स्टार बन पाता है, बॉलीवुड में जा पाता है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बॉलीवुड में जाना चाहते हैं। आई एम श्योर वो जानना चाहते होंगे कि क्या बॉलीवुड के लोगों में और हम में कोई अंतर है व्यक्तिगत रूप में? नहीं, अंतर कोई विशेष नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सिंपल लोग हैं, और बहुत ही वेलकमिंग लोग हैं। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मैंने देखा, उनसे इंटरेक्ट किया वहाँ पे। अंतर इस वजह से नज़र आता है देश के अन्य हिस्सों से जब हम उनकी ओर देखते हैं, क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ को हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते जी। तो हम लोग उनकी रियल लाइफ इमेज को ज़्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं सब, और बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। और बेशक वो 10, 20, 25, 50 वर्षों से बॉम्बे में रह रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे उनकी कर्म भूमि रही, लेकिन भारत के हर क्षेत्र से वो आए हैं। और बॉम्बे जो लोग पहुंचते हैं वो सी के किनारे होते हैं जी। उनको फिर ओवरसीज़ की ही यात्रा करनी होती, दे आर ऑलरेडी ऑन द सी बीच, तो उनको फ्लाई ही करना होता है विदेश के लिए। तो वहाँ का समाज इतना ओपन और अच्छा है, जैसा मेरा अनुभव रहा, कि कभी मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि मैं बॉम्बे से नहीं हूँ। और ये मैं थैंकफुल हूँ वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी का जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया और ये अवसर दिया कि वहाँ पे मैं सेवा कर सकूं। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो अराउंड 400 स्टूडेंट्स थे लॉ स्कूल में, और जब मैं वहाँ से अपना 4 वर्ष का कार्यकाल, 4 वर्ष 10 दिन का कार्यकाल मैंने पूरा किया अनुबंध के अकॉर्डिंग, तो उसमें 2700 बच्चे थे और एक लॉ स्कूल कन्वर्ट हुआ फिर 7 लॉ स्कूल्स में। तो मैं कंट्री डीन भी था तमाम लॉ स्कूल्स का और लीगल एजुकेशन का वहाँ पे। तो मैं बहुत आभारी हूँ बॉम्बे का। बहुत जगह मुझे जाने का मौका मिला, बहुत लोगों से मैं मिला महाराष्ट्र और गुजरात में, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया, एक से एक बड़े विद्वान से मेरी मुलाकात हुई पश्चिमी भारत के। नरसिम्हा यूनिवर्सिटी भी एक फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी है वेस्टर्न इंडिया की, और एक लीगल एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए वो विश्वविख्यात हैं इस समय। और राजस्थान में उस तरह का स्टेटस मेवाड़ यूनिवर्सिटी है जैसे, और हमारे सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, ये सब बहुत जेन्युइन संस्थान हैं। पूरे भारत में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो स्थापित हुई इस शताब्दी में, सन 2000 के आसपास करीब 400 विश्वविद्यालय भारत में थे,
लेकिन वर्तमान समय में 2024 में 1100 से ज़्यादा विश्वविद्यालय भारत में हैं। ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन सेक्टर में भारतवासियों ने किया है, भारत राष्ट्र ने किया है, और इससे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई है। और आने वाला समय इन विश्वविद्यालयों का और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का बहुत अच्छा है। देश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो तो हैं अपनी जगह, लेकिन विदेशों में भी जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और ईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सभी निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे फंडामेंटल रिसर्चेज हुई और पायनियरिंग रिसर्चेज हैं। तो यही मुझे इस विषय में कहना है। और इसके लिए जो चेयरमैन हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी, आज करीब 25 वर्षों से मेरा उनका एक इंटरेक्शन रहा है। और 1999 में पहला जो विधि संस्थान वसुंधरा में स्थापित किया उन्होंने, मेवाड़ एजुकेशन सोसाइटी का, वो भी एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है। ये वसुंधरा गाज़ियाबाद में है, मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट। वो बहुत सक्सेसफुल है। आज एनसीआर क्षेत्र और आसपास के प्रदेशों में कोई बार एसोसिएशन ऐसा नहीं है जहाँ के पदाधिकारी मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए बच्चे ना हों, और हर कोर्ट में न्यायाधीश हैं। और वैसे तो भारत के सभी प्रांतों में बच्चे पढ़ के वहाँ से गए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। करीब 3000 बच्चे उस संस्थान में पढ़ते हैं। तो चेयरमैन साहब स्वयं एक बहुत बुद्धिजीवी हैं, और उन्होंने वो एक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और पीएचडी भी उन्होंने किया मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से, बीकॉम किया था। उसके बाद सीए करने के लिए वो दिल्ली गए, और वो नोएडा में विराजते हैं, वो वहीं रहते हैं, और महीने में एक बार कम से कम ज़रूर समय निकालते हैं मेवाड़ यूनिवर्सिटी के लिए, और उनका विज़न बहुत ब्रॉड है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक कुमार गदिया सर, वो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, और आपका और मेवाड़ यूनिवर्सिटी का रिश्ता काफ़ी सालों पुराना है। आप हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर अशोक कुमार गदिया सर के काफ़ी करीब हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में, वो व्यक्तिगत जीवन में कैसे हैं। ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार गदिया जी से मेरा जो रिश्ता है वो एक प्रोफेशनल रिश्ता है। ओके। और वो मेवाड़ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन थे, और मैंने प्रशासन के और एकेडमिक्स के जो इनिशियल लेसन्स लर्न किए वो गाड़िया साहब से ही लर्न किए। बहुत विराट व्यक्तित्व है, बहुत बड़ी सोच है, और बहुत अच्छी गाइडेंस भी वो देते हैं, और सभी किस्म के विचारों का वो सम्मान करते हैं। मत वैभिन्य को भी वो स्वीकार करते हैं, कई बार उसका समावेश करते हैं। बहुत समावेशी चिंतन है उनका जी। और जहाँ तक करीबी रिश्ते की बात है तो मेरा उनका एक आध्यात्मिक रिश्ता है। आध्यात्मिक रिश्ता भी है, प्रोफेशनल रिश्ते के साथ साथ मैं और वो एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं भावनात्मक रूप से, जो मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो भी शायद नहीं कर पाएंगे। तो वो कुदरतन होता है, दो सोल्स के बीच में वो रिश्ते होते हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको, मुझे बहुत करीब से वर्क करने का तो मौका मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने एनालिसिस नहीं किया कभी इस बात का। लेकिन बड़े ही भावुक इंसान हैं, बहुत मददगार इंसान है सबके लिए, और अगर डिसीजनल एरर उनसे कभी होती भी है किसी वजह से, तो वो खुद को करेक्ट भी कर लेते हैं। हर इंसान की परेशानी को, मजबूरी को, किसी भी लेवल का कोई व्यक्ति हो, वो समझते हैं और ज़्यादा समझने का प्रयास भी करते हैं, फिर उसको एकोमोडेट करते हैं सिस्टम में और उसकी विचारधारा को। किसी भी व्यक्ति को उन्होंने कभी भी मुझसे नहीं कहा न तो वहाँ न यहाँ,
किसी के प्रति उनके मन में कोई द्वेष नहीं रहता, कोई नाराज़गी नहीं रहती। कभी ये नहीं कहा कि किसी को आप अपॉइंट कर दीजिए या किसी को हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। विद्यार्थियों के लिए बहुत समर्पित हैं। हर विद्यार्थी तक यूनिवर्सिटी पहुँचे, यूनिवर्सिटी के वीसी पहुँचे, यूनिवर्सिटी के शिक्षक पहुँचे और शिक्षा पहुँचे, इस पर भी बहुत उनका प्रयास रहता है। तो मेरा उनका जो रिलेशनशिप है वो एक तरह से गुरु शिष्य जैसा भी है। मेरे मन में कई बार फीलिंग आती है कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सीखा, और उन्होंने वो मौका भी दिया मुझे अपने साथ अपनी क्लोज टीम में काम करने का। और शायद वो इस बात को मेरी पसंद करते ज़रूर हैं कि मैं भी बहुत खुले मन से और खुले विचार से उनके किसी व्यू के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आता हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, और वो भी मेरी बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और कई बार जिन निष्कर्षों पे मैं पहुँच रहा होता हूँ अपने चिंतन से, उसी तरह के निष्कर्षों पर वो पहुँच रहे होते हैं। जो बात वो कह रहे होते हैं वही बात मैं कह रहा होता हूँ स्वतः। तो आर्गुमेंट और उस पज़ल को सॉल्व करने का मेथड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कंक्लूड वहीं होती हैं जाके चीज़ें। तो ये एक और विलक्षण बात है। ऊर्जावान वो भी हैं, उनमें भी हिम्मत बहुत है। हिम्मत के सहारे मैं भी आगे बढ़ता रहता हूँ। और बहुत अच्छे विचारक हैं, व्यूज़ उनके बहुत अच्छे हैं। फ़िलॉसफ़ी, उनके जीवन दर्शन जो है या समाज के प्रति दृष्टिकोण वो बहुत अच्छा है। चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। लगभग 250 बार उन्होंने कश्मीर की यात्रा की है। उस टाइम में जब कश्मीर जाने से कि कोई सोचता भी नहीं था, तो ये एक हौसला रिफ्लेक्ट होता है। वहाँ से सुदूर क्षेत्रों से बॉर्डर एरियाज़ तक के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और ये उनकी विलक्षण उपलब्धियाँ हैं। भय नाम की चीज़ उनके अंदर नहीं है, किसी किस्म का भय नहीं है। विचारक हैं, चिंतक हैं। ये सब उनकी कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत अपील करती हैं। और मैं बड़ा आभारी उनका इस तरह से भी हूँ कि उनसे मैंने सीखा और उन्होंने मुझे सेवा का भी मौका दिया। मैंने वसुंधरा संस्थान में भी मेवाड़ लॉ इंस्टीट्यूट को भी हेड किया और ओवरऑल मेवाड़ इंस्टीट्यूट का भी डायरेक्टर मैं रहा, और काफ़ी लंबे समय तक मैं वहाँ रहा और एक ग्रास रूट लेवल से उठा और उस ऑर्गेनाइजेशन को एक मुकाम तक उनके नेतृत्व में हमने पहुंचाया। और जब भी मेवाड़ यूनिवर्सिटी की जब स्थापना हो रही थी तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण पड़ाव थे उसमें वो हमेशा उन्होंने मुझे बुलाया। परिवार के उनके जो महत्वपूर्ण रिमार्केबल या मेमोरेबल इवेंट्स थे उसमें जब भी उन्होंने मुझे याद किया तो मैं ज़रूर पहुंचा, और कई बार सर भी पधारे और आए। तो ये एक बहुत बड़ी सामाजिक शख्सियत है उनकी। ऐसे व्यक्ति को समझना और काम करना साथ में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बहुत विलक्षणताएं मिलेंगी और उनको आप अंडरस्टैंड करें और काम करें जी। तो ये है उनका व्यक्तित्व। संक्षेप में बहुआयामी व्यक्तित्व है। बचपन में वो स्काउट थे और माननीय राष्ट्रपति का सर्टिफिकेट है उनके पास। चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और उदयपुर में कॉलेज एजुकेशन बीकॉम उन्होंने किया और उसके बाद दिल्ली गए। इतने वरिष्ठ वकील रामफल बंसल जी की गाइडेंस में उन्होंने लॉ का अध्ययन किया, फिर सीए बने। तो ये सब, और भारत का कोई भी ऐसा महानुभाव नहीं है जिसका उन्होंने सम्मान ना किया हो या जिसको पसंद ना करते हो, और सबको किसी न किसी तरह से वो लाए और विद्यार्थियों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की उन्होंने कि वो उनकी लेक्चर्स को सुन सकें। जी। अब तक हमने बात की
सर के परिवार की, पिता की, शिक्षा की, शिक्षकों की। अब हम आगे बात करने वाले हैं सर के पसंद और नापसंद की। सर, आपकी बातों से हमने मुंबई के बारे में जाना, बॉलीवुड के लोगों के बारे में जाना, तो हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि आपको फिल्में कितनी पसंद है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसमें मैं और भी चीज़ें आपको बताता हूँ जी। क्योंकि ये विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा उपयोगी रहेगा। फिल्म्स की जहाँ तक बात है तो अपनी लाइफ में जब मैं याद करता हूँ, पहली फिल्म मैंने अपने स्कूल में देखी थी। ये बात रही होगी 1968 के आसपास की ही, मॉडर्न स्कूल की ही बात है। हम सब बच्चों को उस ज़माने में एक जागृति फिल्म आई थी, वो दिखाई गई थी, तो हम लोग बड़े खुश हुए देख करके। ज़्यादा समझ तो नहीं थी उतनी, लेकिन फ़िल्म देखना ही बड़ा रुचिकर था। उस समय फिल्म्स और फिल्म थिएटर्स बहुत कम थे, तो प्रोजेक्टर पे फिल्म दिखाई गई थी। शहरों में शायद वहाँ पे कोई फिल्म थिएटर था या नहीं था, मुझे याद नहीं, लेकिन बहुत कम थे सिनेमा हॉल्स। और फिल्मों को देखना उस समय में बहुत अच्छा नहीं मानते थे लोग, एनकरेज नहीं करते थे, तो वो अवसर डिनाइड था। और फिर उसके बाद हमारे एक सर थे, वो स्पोर्ट्स टीचर थे, तो वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे थे और कुछ बच्चे भी साथ में गए, तो एक पाकीज़ा फिल्म आई हुई थी, वो उन्होंने दिखाई, तो ज़्यादा समझ में नहीं आई। फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए, फिर उसके बाद एक फिल्म देखी, उस समय कुमार गौरव और विजेता पंडित की फिल्म आई थी, लव स्टोरी। तो बहुत ये फिल्म इंडिया में पसंद की गई थी उस ज़माने की युवा पीढ़ी के द्वारा, तो वो देखी। उस फिल्म को मैंने अपने पापा के साथ देखा था, तो इसलिए वो फिल्म बहुत याद है मुझे, मेमोरीज़ हैं। और फिर उसके बाद और कुछ फिल्में देखी। 1970 का दशक चल रहा था और उस समय मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में डाकुओं की बहुत बड़ी समस्या थी। तो मुझे याद है उस ज़माने के न्यूज़पेपर्स किस तरह से डकैतियाँ पड़ती थीं, और एक लाइव डकैती मैंने देखी जहाँ मेरे फादर पोस्टेड थे रात में 1 बजे, किस तरह से उस जगह पर डाकू लोग आए। वहाँ कोई पुलिस चौकी नहीं थी और हम लोग वहाँ पे एक मेकशिफ्ट स्टे अरेंजमेंट में ठहरे हुए थे और डाकू लोग घोड़ों से आते थे, लूटते थे। तो उस समय की ज़्यादातर फिल्में, जैसे शोले तब रिलीज़ हुई, तो जो साहित्य जैसे समाज का दर्पण होता है, वैसे ही फिल्म्स भी उस समय के समाज को दर्शाती हैं। तो राजन चतुर्वेदी जी की मुझे याद है, जो है पुलिस ऑफिसर थे, एक वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर, उनको उत्तरदायित्व सौंपा गया था डेकॉइट्स की समस्या को सुलझाने का, और वो अपने फोर्स को छोड़ करके अकेले विदाउट एनी आर्म्स चंबल के बीहड़ों में 5 किलोमीटर गए थे। एज़ पर शर्तें जो तय हुई थी कि फोर्स साथ में नहीं आएगा, एसपी साहब कोई आर्म्स लेके नहीं आएंगे। तो बहुत जांबाज एसपी हुआ करते थे राजन चतुर्वेदी जी, और फिर उन्होंने जाके नेगोशिएट किया सेटलमेंट, और फिर सरेंडर किया डेकॉइट्स ने, और फिर सरकार ने भी थोड़ा रहम करते हुए उनके सज़ाओं को कम ही दिया, और धीरे धीरे वो प्रॉब्लम रूट आउट हुई। तो ये बदलता भारत था। ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले का भारत भी मैंने देखा और बाद का भी भारत देखा। तो फिल्म्स उस ज़माने की, चंबल की कसम एक फ़िल्म आई, वो भी डाकुओं के उस पर आधारित थी। फिर उसके बाद अचानक राजेश खन्ना उस समय सुपरस्टार हुआ करते थे, बहुत अच्छी फिल्म्स थी, उनके गाने बहुत पसंद थे सबको। और फिर सडनली अमिताभ जी आए, तो अमिताभ ने की जो फिल्म्स आई उसमें एंग्री यंग मैन की तरह जब अमिताभ आए, तो स्क्रीन पे उन्हें भी वेलकम किया भारत की जनता ने। और क्योंकि महंगाई बढ़ रही थी 1971 वॉर के बाद, फिर आपातकाल का दौर आ गया, उस पर फिल्म्स बनी। मुझे वो भी याद है कि रैली को फेल करने के लिए रामलीला मैदान में जनता पार्टी की
बॉबी फिल्म रिलीज़ कर दी गई अचानक की जनता, दिल्ली के लोग बॉबी फिल्म देखने लगेंगे। तो लेकिन बॉबी लोगों ने नहीं देखी, उस रैली में पहुँचे। तो वो था। फिर किस तरह से किस्सा कुर्सी का फिल्म को रोका गया, किस तरह से आंधी फिल्म को डिले किया गया उसके प्रीमियर को। तो फिल्म से एक रहा, मेरी लाइकिंग रही, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाता था। लेकिन फिल्म्स देखी नहीं तो न्यूज़पेपर के थ्रू मैं पढ़ता रहा, जानता रहा, और जब समय मिला तो कोई फिल्म देखी, या नॉवेल्स वगैरह अच्छी पढ़ी मैंने लाइफ में, तो जिन पे बहुत सी फिल्म्स बनी भी हैं। तो ऐसा रहा, फिल्म्स मुझे पसंद है। अवसर जब भी मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ देखने की, इस तरह से। सर, आपकी बातों से पता चलता है कि आपको फिल्मों में दिलचस्पी है। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपने बचपन में घर पे बिना बताए या फिर क्लास बंक करके अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने का कोई प्रोग्राम बनाया? फिल्म तो नहीं देखी बंक करके, लेकिन क्लास बंक किए थे। वो उसका कारण ये था कि हमारे फादर के ट्रांसफ़र बहुत होते थे, तो मैथमेटिक्स में मैं कमज़ोर हो गया। देखते देखते 2-3 वर्षों के अंदर सारा गणित भूल गए। तो क्लास 6 में ये प्रॉब्लम पहली बार मैंने फेस की, और 5th पीरियड मैथमेटिक्स का होता था। तो हाफ टाइम के बाद फिर मैं चला जाता था, क्योंकि मैथमेटिक्स की क्लास में धीरे धीरे करके कुछ सब भूल चुके थे, समझ में आता नहीं था। तो महीना भर हो गया, 2 महीने हो गए, बाकी चारों पीरियड छूट जाते थे। मन में डर भी था। तो मेरे एक मित्र थे, साथ सहपाठी थे, राजीव शर्मा नाम के। उनके फादर वहाँ पे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे वो। तो उन्होंने कहा कि तुम आया करो क्लास में, मैं सर से बात करूँगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, डांटेंगे भी नहीं, मारेंगे भी नहीं, और तुम मेरी कॉपी से देख करके कॉपी पूरी कर लेना, और फिर धीरे धीरे कुछ मैं सिखा दूँगा और कुछ सर आपको सिखा देंगे, बट यू शुड सिट इन द क्लास। वो कुछ नहीं कहेंगे। तो वो एक माध्यम बने मेरे और सर के बीच में। तो वीरेंद्र सिंह सर मैथमेटिक्स के थे। तो मैं एक दिन जा कर के चुपचाप बाहर खड़ा स्टाफ रूम के, तो राजीव और वो निकल के आए बाहर। तो मैंने कहा सर आई एम वेरी सॉरी, और मैं क्लास में आया करूँगा, क्योंकि मैं इस वजह से नहीं आ रहा था, थोड़ा डरता हूँ मैं। तो बोले कोई बात नहीं, तुम बैठो। अब जब मैं क्लास में बैठा तो सारे बच्चे सर से कह रहे सर आलोक आया, सर आलोक आया आज, क्योंकि बच्चे इंतज़ार में थे कि जब ये आएंगे तो मार पड़नी है। तो ऐसा था। लेकिन सर ने कहा हाँ मैंने देख लिया, आए हैं वो, और मुझे बहुत अफेक्शनेट टीचर थे वो। फिर धीरे धीरे मैथमेटिक्स करते करते फिर आया, फिर दिनेश शर्मा जी मिले 8th क्लास में, तो वहाँ से मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बाकी जो क्लास बंक करते थे उसके बाद भी कुछ पढ़ते ही थे, फिल्म नहीं देखी कभी बंक करके। क्लासेस एज ए स्टूडेंट मैंने कभी नहीं छोड़ी, एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ सिचुएशन जो करीब महीने 1.5 महीने चली थी, और ना एज ए टीचर कोई क्लास छोड़ी। अगर एक बच्चा भी क्लास में कभी था तो क्लास मैंने ज़रूर होल्ड की। और अभी अपने जीवन का 50,000वां लेक्चर मैंने डिलीवर किया था नरसिम्हा यूनिवर्सिटी बॉम्बे में, और उसमें मैंने इनवाइट किया था उस सेरेमनी में प्रोफेसर जटाशंकर सिंह को, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लॉ के डीन थे। अब वर्तमान में वो राजीव गांधी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटियाला में वाइस चांसलर हैं। तो सर आए थे और उन्होंने वो फंक्शन को संबोधित भी किया था स्टूडेंट्स को। तो इतने लेक्चर्स भी इसलिए दे पाया क्योंकि कभी भी एक बच्चा भी हुआ तो उसकी क्लास को कंडक्ट कर दिया, और अगर एक भी नहीं होता था तो भी मैं क्लास में बैठा रहता था और वेट करता था, और जब भी बच्चे आए तो पढ़ाना शुरू कर दिया। जी, जैसा कि आपने जिक्र किया अपने सहपाठी का, जो कि आपके और आपके गुरु के बीच में माध्यम बने। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में कोई ऐसे मित्र रहे हैं जिन्हें आप आज भी याद करते हो, और किसी व्यक्ति के जीवन में दोस्ती का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है जीवन में मित्र का, क्योंकि सभी रिश्ते जो हैं वो
किसी न किसी बंधन से बंधे हुए होते हैं जी। और उन रिश्तों में फ्रीडम का अभाव होता है। लेकिन मित्रता का रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ होता है और उसमें कोई बंधन नहीं होता और भावनात्मक रिश्ता वो होता है। जी। तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात होती है कि किसी को अच्छे मित्र मिले और वो रिश्ते लंबे समय तक चल सकें। शुरू के जीवन में थोड़ी दिक्कतें नहीं, मित्र ज़रूर थे और पसंद भी करते थे मुझे, मैं भी उनको पसंद करता था, याद भी हैं मुझे। लेकिन फादर का ट्रांसफ़र बार बार होने से मित्रताएं भंग हो जा रही थी क्योंकि शहर चेंज हो जाते थे। जी। और तो शुरू का दौर ऐसा रहा। फिर उसके बाद हाँ, कॉलेज एजुकेशन में जब मैं आया तो 3-4 मित्र मेरे बहुत अच्छे रहे और उसमें से कुछ ऐसे थे जो जिनसे बहुत दूर तक रिश्ते आए चलते हुए। फिर उसके बाद धीरे धीरे बिछड़ गए, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ दूर सेटल हो गए, विदेश चले गए। और लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं फेसबुक का और ट्विटर का और इंस्टाग्राम का, जिन्होंने फिर से उन सभी मित्रों से मुझे जोड़ दिया। जी। और जिन विद्यार्थियों को मैंने अपने जीवन में हज़ारों विद्यार्थियों को पढ़ाया, वो सब भी जुड़ गए और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बनी है लिंक्डइन पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, जिस पे हज़ारों की संख्या में मेरे सभी विद्यार्थी और सभी मित्र जुड़े हुए हैं और ये टेक्नोलॉजी द्वारा ही संभव हो पाया है। बिल्कुल। तो बहुत से रिश्ते रिवाइव हुए, जैसे संजीत धामी हैं, वो लेस्टर यूनिवर्सिटी में इस समय इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, उन्होंने फेसबुक पर ढूंढ निकाला मुझे। ऐसे ही और भी बहुत से मित्र हैं जगह जगह पर, विदेशों में, देश में। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत हाई पोजीशंस पर और बहुत याद भी करते हैं वो लोग। तो मित्रता का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। जी। कुछ मौक़ों पर मित्र बिल्कुल साथ खड़े दिखाई दिए, कई बार आए, मुलाकात होती है, उन्हीं भावनाओं से होती है। अभी भी हैं कुछ सहपाठी लोग। और हम लोगों का एक ग्रुप है कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, नॉर्थ कैंपस में, जहाँ पे मैंने अपनी विधि शिक्षा को पाया था। तो उस ग्रुप के फंक्शंस होते हैं तो उसमें भी जाने की संभावना रहती है और मुलाकात होती रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो ये सब आधुनिक तकनीक ने मित्रों को पास ला दिया सबको। और मित्र जो हैं बहुत बड़ा रिसोर्स होते हैं। आप मित्र से कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं और बिल्कुल सही आपको मार्गदर्शन मिलता है। शिक्षक, मित्र, परिवार, इससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। एक कोट है, शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। सर, माना जाता है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में उसके आसपास के सबसे करीबी 5 लोगों का योगदान सबसे ज्यादा होता है। सर, इन 5 लोगों का चयन कैसे करें? थोड़ा मुश्किल सवाल है ये। जी। और इस पे मेरा विचार ये है कि इसमें चयन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि चयन से की गई मित्रताएं अलग शेप ले लेती हैं। ये स्वतः होती हैं। मित्र का रिश्ता जो है स्वतः बनता है। इसमें जैसे कोई व्यक्ति बगैर किसी रीज़न के ही पसंद आता है, उससे भावनात्मक रूप से आप जुड़ जाते हैं। तो मित्रता में तो मुझे यही नियम लगता है कि होता है। सोच समझ कर की गई मित्रता थोड़ी बनावटी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने सोच समझ कर मित्रता की, उसके बाद वो बहुत अच्छी मित्रता हो गई। जी।
क्योंकि आपने किसी में कुछ बहुत क्वालिटीज़ लोकेट की अपने जैसी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो दूसरा मित्र जो है वो उन क्वालिटीज़ को ढूंढ रहा हो। तो ये कुदरतन होता है मैत्री भाव जो है मित्रता का। और जहाँ तक परिवार की बात है तो परिवार में तो चेंज आप कर नहीं सकते जी। जो आपके पेरेंट्स हैं वो डिसाइडेड हैं, वो वही थे, वही हैं, वही रहेंगे। और परिवार के रिश्तों को आप चेंज नहीं कर सकते। सर, आज के युग में हम दोस्ती टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं, किताबों से भी कर सकते हैं। हमारा परिवार, हमारा कलीग, हमारे दोस्त, किसी से भी हम मित्रता कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, बुक्स, आपके लाइफ में वो 5 कौन सी चीज़ें हैं या कौन से लोग हैं जो आपके व्यक्तित्व को निखारने में आपकी मदद करते हैं? जी, टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत बड़ी है जी। क्योंकि पुस्तकें धीरे धीरे पृष्ठभूमि में अब जा रही हैं और ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि बहुत से पेड़ों को हमने काटा पेपर बनाने के लिए, तो उससे पर्यावरण की बहुत हानि हुई। विज्ञान के विकास से टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी जो आई, इसको मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ जी। क्योंकि इसी से एक्सेस है, इसी से आउटरीच है, इसी से हम पहुंच सकते हैं और यही मिलियंस ऑफ पीपल को भारत की मदद करेगी। तो जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ चल रहे हैं अगर, तो सिर्फ आपका दिमाग ही साथ में नहीं चल रहा है, न जाने कितने कंप्यूटर इंजीनियर्स आपके साथ चल रहे हैं जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर्स बनाए, प्रोग्राम डेवलपर्स बनाए। और कंप्यूटर और एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी जो है और तमाम जो टेक्नोलॉजी की खान है ये फ़ोन, वो भी आपके साथ चल रहे हैं। गूगल और यूट्यूब ये सब ब्रह्मांड की तरह हैं, इतना ज्ञान है इसमें, आप कुछ भी ढूंढें आपको मिलेगा। और बहुत टैलेंटेड हैं, विश्व के युवा तो हैं ही, भारत के उससे भी ज़्यादा हैं। बिल्कुल। इतने अच्छे लेक्चर्स आपको सुनने को मिल सकते हैं यूट्यूब पर, जहाँ पर जिसके लिए बहुत बड़ी तैयारी और विज़न की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी का लाभ ही है मल्टीमीडिया का कि इसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, तो बच्चों को एकदम वो बात समझ में आती है जब वो देखते हैं उस चीज़ को, उसका चित्रांकन होता है या शब्द चित्र जब उसका बनाता है कोई विद्वान या विदुषी। तो टेक्नोलॉजी तो है ही इंसान का बहुत बड़ा मित्र। टेक्नोलॉजी ने लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ को बढ़ा दिया है जी। क्योंकि यात्रा का समय कम हो गया। टेक्नोलॉजी की मदद से समय बहुत बचता है हर कार्य में, तो जीवन का स्पैन बढ़ गया इससे। पहले आप एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लगते थे आपको, अब वो आप बहुत जल्दी पहुंचते हैं। तो टेक्नोलॉजी तो है ही बहुत बड़ा मित्र इंसान का। इसके अलावा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड बुक्स हैं, नई बुक्स को खरीदना हमें डिस्करेज करना चाहिए। अगर बुक्स पढ़नी भी हैं तो ऑनलाइन बुक्स जी। पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा डिजिटल बुक्स को। तो बुक्स भी जो पहले से पब्लिश्ड हैं उनको नष्ट करने के बजाय संभाल के रखें और पढ़ने में उनसे मदद लें, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन फर्दर पब्लिकेशन एंड यूज़ ऑफ पेपर को कम करना है। जी। 5 लोग जो आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं, आपके शिक्षक, परिवार, दोस्त, टेक्नोलॉजी और किताब। सर से बात करने के बाद हमें इनके व्यक्तित्व के बारे में पता चला, इन 5 का इम्पैक्ट इनके व्यक्तित्व में काफ़ी ज़्यादा है। ये हो गई सारी सीरियस बातें। अब हम कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आई एम श्योर आप सब जानना चाहते होंगे। तो शुरू करते हैं वो सेगमेंट। सर, काफ़ी लोग जानना चाहते होंगे आपको खाने में क्या पसंद है? चाउमीन। चाउमीन। सर, आपने कभी घर पे ट्राई किया है बनाने का? यस, सुजाता बहुत अच्छा चाउमीन बनाती हैं। आपने कभी ट्राई किया? हाँ, नहीं, मैं चाउमीन बनाना तो नहीं सीख पाया, वैसे खाना बहुत अच्छा बना लेता हूँ। क्या क्या बना लेते हैं सर आप?
ट्रेडिशनल फूड ज़्यादा मैंने बनाया, जैसे दाल है, जी। सब्जियां हैं, चावल है, रोटी है, पराठे हैं, पूड़ी है, खीर है, बहुत ही बेहतरीन चाय, टी मेकर बहुत अच्छा हूँ, और पकौड़ियाँ हैं, हलवा है सूजी का और आटे का, ये सब मुझे आता है बनाना। वाह सर, आप तो शेफ निकले। सर अगला सवाल है हमारा, जी। शिक्षा, खेल और वकालत, इनके अलावा आपकी दिलचस्पी किस में है? लगभग सभी चीज़ों में, पैरासाइकोलॉजी में तरह तरह के विषयों को पढ़ना, बड़ा एक्सप्लोरेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड नेचर है। नई नई विधाओं के बारे में जानना, अपनी नॉलेज को अपडेट करना, नए सब्जेक्ट्स जो आ रहे हैं उसमें तो आज के समय में जैसे बात चलती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ब्लॉकचेन्स की, क्लाउड कंप्यूटिंग, अब वो ट्रांजिट कर रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग की और डेटा एनालिटिक्स की, बिग डेटा की, सोशल मीडिया, मोबिलिटी की, ये सब फील्ड्स ऐसे हैं, हाई लूप्स की, डीप लर्निंग की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, ये सब में मैं क्वाइट वेल अप हूँ। और इस पे कुछ FTPs मैंने कंडक्ट किए बॉम्बे में, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, साइबर लॉज की, तो इससे टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैंने बहुत अपडेटेड रखा है अपने को, जिससे मैं प्रासंगिक रहूं एक शिक्षक के रूप में भी और एक प्रशासक के रूप में भी। और मानसिक लचीलापन बनाए रखना सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। युवा पीढ़ी जो आज की है उसको मैं अपनी पीढ़ी से भी श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि विकास की प्रक्रियाएं हमेशा आगे बढ़ती हैं, बैकवर्ड नहीं जाती। तो आज के जो युवा हैं वो उनको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की भी अब ज़रूरत नहीं है, और बहुत अच्छे हैं आज के विद्यार्थी और शिक्षक। जी सर, आपसे बात करते वक्त मुझे पता लगा कि आपको फिल्मों में, गानों में काफ़ी दिलचस्पी है, तो हम जानना चाहेंगे आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप लुक पर सुनना पसंद करते हैं? ज़्यादातर गीत मुझे किशोर कुमार के गीत पसंद हैं, और जो आम जनता को भारत के गाने पसंद आए वही मुझे पसंद आए। जो आम जनता के हीरोज़ रहे वही मेरे हीरोज़ रहे। जैसे आमिर खान की पहली फिल्म जब आई क़यामत से क़यामत तक, तब मैं यूनिवर्सिटी में पास आउट कर रहा था, तो बहुत अच्छी फिल्म लगी हम लोगों को। और गानों में किशोर कुमार के गीत, जैसा मैंने कहा, बहुत पसंद है। वो मेरे दिल के चैन, ये सभी को पसंद आता है, तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पसंद नहीं है। लेकिन जो भारत ने जिन चीज़ों को, जिन गानों को अप्रूव किया, उसी तरह का मेरा चिंतन रहा, लाइकिंग भी वैसी रही, और वो सभी को पसंद आए जो गाने इस तरह से गाए गए। और हर सिंगर ने कोई ना कोई बहुत अच्छा गीत गाया है। जी, आपने बताया कि आप भारत के कई हिस्सों में रहे हैं, ये तो हमने भी आपके बारे में पढ़ा था। आप विदेशों में भी गए हैं। सर, हम जानना चाहेंगे क्या आपने फॉरेन सेटल होने का कभी सोचा? जी, इस पर मेरा विचार बिल्कुल खुला हुआ है, क्योंकि मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता कि कोई युवा भारत के संसाधनों पर पढ़ा और फिर विदेश में चला गया। बहुत आलोचना हुई ऐसे लोगों की जब मैं छोटा था, और क्लास 8 से लेकर के PG तक ब्रेन ड्रेन पर शॉर्ट नोट्स या लॉन्ग नोट्स आया करते थे। लेकिन वो वही लोग थे, वही NRIs बने, वही भारत के लोग जो विदेशों में बसे जा कर के, जैसे एक गांव से निकल के कोई व्यक्ति शहर में आकर के बस जाता है तो अपने परिवार को ऊपर उठाता है, ऐसे ही जिन लोगों की बहुत सघन आलोचना उस ज़माने में होती थी हर लेवल पे, वही लोग भारत के उद्धारक सिद्ध हुए। जितने भी FDIs आए उसमें मेजर चंक उन्हीं का आया, और उन्होंने भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो विदेश में सेटल हों या देश में सेटल हों, मानवता तो एक ही है। आप अगर मानवता को सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने अंतर्राष्ट्रीय बैरियर्स को भी डाइल्यूट किया है, इंटरनेशनल लॉ भी अब इफ़ेक्टिव हो चला, तो विदेश भी उतने ही अच्छे हैं। वहाँ भी करोड़ों भारतीय रह रहे हैं, भारत की कल्चर वहाँ भी पहुँची है, सब कुछ एक जैसा लगता है। तो कहीं भी आप सेवा अगर मन से कर रहे हैं तो देश विदेश का कोई प्रश्न नहीं। और मेरा ऐसा विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर राष्ट्रवाद भी एक तरह का क्षेत्रवाद ही हो जाता है। जी। लेकिन विदेश में सेटल होना
आर्थिक दृष्टि से थोड़ा महंगा है और संभव नहीं हो पाया कि वहाँ सेटल हुआ जाए, इसलिए कोई बात नहीं। और अगर अवसर मिलेगा तो इसमें भी बिल्कुल भी मैं अपने को नहीं रोकूंगा। देशभक्त वहाँ से भी हैं, राष्ट्रभक्त वहाँ भी हैं, भारत को पसंद करने वाले लोग और यहाँ भी हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपका व्यक्तित्व काफ़ी विशाल रहा है। अगर आपकी लाइफ पर कोई फिल्म बने या बुक लिखी जाए तो आप उसका क्या नाम रखना पसंद करेंगे? इस विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभी भी इसका उत्तर मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका टेंटेटिव नेम मैंने जब पहला खंड लिखा उसमें 234 पेज उसमें पेज मेकर पर टाइप भी हो चुके जी। वो 2010 तक का जीवन था। उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में उसको लाना है, तो उस समय तो मैंने आनंद उसका नाम रखा। वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल स्टाइल में लिखी गई किताब है जिसमें आनंद के रूप में मैं स्वयं हूँ, और वो एक तरीका है साहित्य में अभिव्यक्ति का, तो वो मेथड मैंने फॉलो किया। अभी उसको और भी उस पर वर्किंग चल रही है, लेकिन इसका नाम और भी बेहतर, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जीवन काफ़ी बदला है मेरा काफ़ी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मैं लिखूं उसका हर शब्द आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करे, वही उसका मकसद है। और भारत की भाषाओं में जैसे हिंदी है, हिंदी के रीडर्स बहुत हैं, तो इंग्लिश में बुक वो बाद में आए, पहले हिंदी में जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ सकें उसको। और इसको मैं एवरेज या शॉर्ट भी करूँगा, जिससे कि वो शॉर्ट में भी आए, कि संभव हो सके कि उसको पढ़ना, वो ग्रंथ ना तैयार हो जाए बहुत बड़ा। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि आप विदेश सेटल होने के लिए बिल्कुल नहीं सोचेंगे। नहीं, सोचूंगा, सोचेंगे, लेकिन बिल्कुल सोचेंगे। तो आजकल ट्रैवल कल्चर बहुत चलन में है। आपको ट्रैवलिंग कितनी पसंद है? बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि जो पथिक नहीं है, जो यायावर नहीं है, जो रास्तों को ट्रैवल ना कर सके, तब फिर जीवन जो है वो किताबों से कम इंसान सीखता है, यात्राओं से बहुत सीखता है। मैंने पैदल यात्राएं भी की हैं जीवन में, और इसकी प्रेरणा मुझे अचानक मिली थी। एक दिन एक महाविद्यालय था जहाँ पे मेरे फादर प्रिंसिपल थे एक ज़माने में, तो वहाँ पे शाम के टाइम जो ऑफिस बॉय थे मायाराम जी, तब मैं क्लास 4th में पढ़ता था, उन्होंने आकर के मेरे फादर को ये जानकारी दी कि एक विश्व पद यात्री आए हैं। तो फादर ने उनको बहुत सम्मान से अंदर बुलाया और बिठाया। वो बांग्लादेश वॉर को कवर करते हुए आ रहे थे, वो पूरी दुनिया का पैदल भ्रमण कर रहे थे, और हमारे बहुत ही सुंदर प्रदेश बंगाल के निवासी थे वो। तो वहाँ पे, और अगले दिन 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त को उनको विशेष अतिथि के रूप में भी फिर ध्वजारोहण भी उनसे कराया गया और उनको बहुत सम्मानित किया गया। और फिर अचानक उन्होंने नाश्ता किया और फिर वो पैदल चले गए। जी सर, आपके लिए ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी इसको किस तरह से डिफ़ाइन करें, बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मेरे मन में इच्छाएं आईं वो ईश्वर ने पूरी की हैं। 2 सिर्फ बाकी हैं, और तब तक मैं इस दुनिया से जाऊंगा नहीं जब तक वो पूरी नहीं होंगी। 1962 में मेरा जन्म हुआ था, और मुझे कई बार ऐसा लगता है शायद मैं चाइना वॉर का शहीद हूँ या क्या हूँ। तो एक बार ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि भारत को उस अपमान का बदला चीन से ज़रूर लेना चाहिए, और इस बात पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि किसी गवर्नमेंट ने 32 मिराज खरीद लिया कि 34 मिराज खरीद लिए। इसमें तो हज़ारों मिराज, जगुआर्स, मिग्स और F-16 खरीदे जाने चाहिए। भारत को इतना मजबूत हम लोगों को बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बनाना होगा कि आंख भर करके कोई देश इस मातृभूमि की ओर देख ना सके। और एक बार चाइना से भी ज़रा हिसाब किताब बराबर हो जाए
तो एक ऐसा मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, कम से कम 1000 वर्षों तक फिर चीन हिम्मत ना करे भारत की ओर देखने की। एक ऐसी मेरे मन में कामना है। दूसरा, भारत वर्ल्ड कप हॉकी का जीते, जो भारत का राष्ट्रीय खेल है। ये 50वां वर्ष चल रहा है। 1975 में लास्ट टाइम वो टूर्नामेंट भारत ने जीता था, और अब भारत के राष्ट्रीय खेल को, जो हमारी शान है, जो हमारी कला है हॉकी, उसको भी एज ए हॉकी प्लेयर मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमको पूरी ताकत लगा देनी चाहिए वहाँ पे टीम को बहुत मजबूत बनाने में, और भारत फिर से वर्ल्ड कप जीते। जी सर, जिंदगी का सुकून क्या है आपके लिए? लगातार काम करते रहना, अपने को बिजी रखना। जी। जितना मैं अपने आप को बिजी रखता हूँ, काम करता रहता हूँ, उतना ही मैं खुश रहता हूँ। अगर मैं ज़रा भी खाली छोड़ दूँ अपने को, तो जीवन रुकने सा लगता है। तो काम करते रहने से मन, मस्तिष्क और शरीर एंगेज्ड हो जाता है, और आप कुछ सार्थक काम कर रहे होते हैं। जितना आप काम करते हैं, उससे ज़्यादा ऊर्जा आप जनरेट करते हैं अपने अंदर लगातार। अगर वर्क करेंगे तो एनर्जी जनरेट होती रहती है, और मेरा सुबह जो मैक्सिमम एनर्जी अपनी बॉडी में मैं फील करता हूँ, वो शाम को 5 बजे से फील करना शुरू करता हूँ। पूरे दिन वर्क करने के बाद फिर जितनी ताकत मैं अपने अंदर महसूस करता हूँ कि फिर मैं अनदर 8-10 घंटे लगातार काम कर सकता हूँ। तो ये भी एक प्रभु की कृपा है। इससे मुझे बहुत मौका मिला ज़्यादा काम करने का और अपने को बिज़ी रखने का, और उसी में मैं खुश रहता हूँ। कोई भी कार्य मैं कर रहा हूँ, चाहे ऑफिस में हूँ, चाहे स्पोर्ट्स में हूँ, चाहे बच्चों के साथ हूँ, स्टूडेंट्स के साथ आई मीन, तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। और मेरे ख्याल से यही जीवन की परिभाषा है मेरे लिए। सर, जैसा कि आपने बताया, आपको दिन भर काम करके शाम को 5 बजे ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। सर, आप खुद को हेल्दी रखने के लिए क्या करते हैं? बिल्कुल भी कोई विशेष प्रयास में नहीं करता, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल ने ये बात मुझे सिखाई थी। वो भारतीय सेना के एक वॉलेंट्री रिटायरमेंट के थ्रू कर्नल थे, इंडियन आर्मी एजुकेशन कोर के, AEC के। उनको विशिष्ट सेवा मेडल मिला था शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए। तो उन्होंने कहा था कि पंक्चुअलिटी इज़ द क्वालिटी इज़ मीडियोक्रिटी, वो कहा करते थे। और कहते थे कि किसी चीज़ का कोई टाइमिंग नहीं है दुनिया में। जब आप बेस्ट दे सकते हैं उस समय वो काम करें। नेवर बी द स्लेव ऑफ टाइम। और इसी सिद्धांत को मैं फॉलो करता हूँ। जिस समय भी मेरा मन करता है, चाहे वो सुबह का 5 बजा हो, 6 बजा हो, 7 बजा हो, उस समय मैं यूनिवर्सिटी में निकलता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ जा कर के क्रिकेट फील्ड के पास में। ये करीब 1.25-2 घंटे का शेड्यूल होता है। हैवी एक्सरसाइजेस करता हूँ, और करीब 5-6 किलोमीटर तो मैं ऐसे चल जाता हूँ कि पता भी नहीं चलता क्रिकेट ग्राउंड में। जनरली मॉर्निंग में ये शेड्यूल फॉलो हो रहा होता है। जी सर, किसी के लिए अध्यात्म उसका काम है, किसी के लिए पूजा और किसी के लिए योग। अध्यात्म आपके लिए क्या है? मेरे लिए प्रकृति को मैं ईश्वर मानता हूँ। प्रकृति की सेवा ही मुझे अपील करती है, क्योंकि प्रकृति साक्षात्कार है। मैं ये मानता हूँ कि ये ब्रह्मांड जो है वो मिथ्या नहीं है, ये सत्य है। जगत सत्यम की अवधारणा पे मुझे विश्वास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड में फिज़िक्स केमिस्ट्री की तमाम प्रोसेसेस चल रही हैं जिनको भ्रम नहीं कहा जा सकता। वैज्ञानिक प्रोसेसेस से ओतप्रोत है ये संसार। पृथ्वी हो, चाहे कितना बड़ा ऑटोमेशन है प्लैनेट्स में, ग्रहों में, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो प्रकृति ही मुझे बहुत सच्ची लगती है, और ये संसार, ये जगत सत्य लगता है मुझे। जी, मुझे विश्वास है कि आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा और आपको इन सवालों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमारे अगले सेगमेंट का नाम है दिस और दैट। सर, इस सेगमेंट में हम 2 ऑप्शंस देंगे, आपको उसमें से एक चुनना है। जी। सर, रास्ता या मंजिल? रास्ता।
और बहुत कठिन रास्ता, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, बहुत ख़तरनाक रास्ता, उस पर चल कर के जब मंजिल मिलती है तो उसका आनंद ही अलग होता है। पैसा या ज्ञान? जान। जीवन रहेगा तो आदमी अपनी आजीविका को भी अर्न कर लेगा, और जीवन जितना ज़्यादा जिया जा सके, इसीलिए मैं अपने मन में संकल्प लेता रहता हूँ कि इस दुनिया से कब जाना है ये मैं तय करूँगा, और इंसान ही तय करता है इसको। वकील या शिक्षक? वकील। नाम या पैसा? कार्य करने से नाम स्वतः होगा और कार्य करने से पैसा भी आ जाता है, लेकिन हाँ, अगर आपको अच्छा नाम मिलता है, समाज आपका मूल्यांकन करता है अच्छी तरह, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपका कर्म कभी वेस्ट नहीं जाता। लोग कहते हैं कि दुनिया में आदमी कुछ भी अपने साथ नहीं लाता है और कुछ भी साथ नहीं ले जाता है, लेकिन अपने कर्म जो थे उनको साथ लाता है और वो साथ जाते हैं। तो कर्म अगर आप अच्छे करेंगे तो आपको नाम भी मिलेगा और पैसा भी मिल जाएगा, और अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा तो कभी और मिल जाएगा, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम है, वो कभी भी नष्ट नहीं जाती। सलाद या पानी पूरी? पानी पूरी। तीखा या मीठा? तीखा। काम या परिवार? काम। ट्रेन या फ्लाइट? फ्लाइट। टी या कॉफी? टी। मॉर्निंग पर्सन और नाइट पर्सन? नाइट पर्सन। गुलाब जामुन या रसगुल्ला? गुलाब जामुन। ये थे दिस और दैट के कुछ सवाल। अब इस पॉडकास्ट को हम विराम देंगे सर के एक संदेश से। श्रमेव जयते। धन्यवाद। ये था आज का पॉडकास्ट। आई एम श्योर ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी टीम मेंबर्स का इतने अच्छे पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए।